में पढ़ा था कल कि प्रोकैरियोट्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। आज हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में कुछ कुछ पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक सेल बहुत एडवांस सेल्स हैं, मैं आपको ये बता सकती हूँ, बिकॉज दे हैव मेम्ब्रेन अराउंड देयर न्यूक्लियस। उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अपना जेनेटिक मटेरियल है जिसके अराउंड मेम्ब्रेन है। ठीक है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ मेजर डिफरेंसेस होते हैं जो आपको इस टेबल में दिखाई देंगे। तो मैं डायरेक्ट टेबुलर फॉर्म से ही आपको दिखाती हूँ। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल जो है, जैसे हमने कल पढ़ा, साइज बहुत छोटा होता है इनका। सो अराउंड 0.2 टू 2.0 म्यू एम इनका डायमीटर या साइज होगा। और यूकैरियोटिक सेल आर टिपिकली लार्जर देन एज कंपेयर टू द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, हमने पढ़ा। उसके बजाय उस बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको हम क्या बोल देते थे? न्यूक्लियोइड। ओके, पर in case of eukaryotic cell there is a very particular nuclear membrane which is present। ठीक है, तो न्यूक्लियोइड जैसा कुछ होता नहीं है इनमें। इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियोइड इनके पास होता है, यूकैरियोटिक सेल के पास एक डेंस रीजन होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। तो वो हम जब न्यूक्लियस ऑर्गेनली पढ़ेंगे उसमें हम दोबारा पढ़ लेंगे। ओके, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके पास कोई भी सेल ऑर्गेनली नहीं होती, हमने पढ़ा। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली नहीं होती, मोर प्रिसाइज। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज। यूकैरियोट्स के पास सब सारे ऑर्गेनलीज है, आप पढ़ेंगे उनके बारे में। बट प्रोकैरियोट्स के पास ले दे के राइबोसोम था, वो भी इसलिए था बिकॉज इट इज मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल, कोई मेम्ब्रेन नहीं है उसके आसपास। ठीक है, कौन सा राइबोसोम पढ़ा हमने प्रोकैरियोट पे? 70s राइबोसोम। ठीक है, बट इन यूकैरियोट्स यू कैन फाइंड बोथ टाइप ऑफ राइबोसोम। यूकैरियोट्स में आपके जो सेल है, तो सेल में एक तो राइबोसोम्स वो हैं जो फ्री घूम रहे हैं साइटोप्लाज्म में आपके, एक राइबोसोम वो हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड है। राइट, तो एक राइबोसोम वो हैं जो कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेंगे। करेक्ट, तो कुछ आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मिलेंगे, और अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मिलेंगे राइबोसोम्स आपको। ओके, तो वो राइबोसोम्स जो आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे हुए हैं, दे विल बी एटीएस इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। बट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मिल रहे हैं या जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिल रहे हैं, वो जो राइबोसोम होंगे दैट विल बी 70s राइबोसोम। और इसी वजह से बोला जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, उनका ओरिजिन जो है वो प्रोकैरियोट से ही हुआ है। किसी न किसी प्रोकैरियोटिक सेल से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ओरिजिनेट हुए हैं, ऐसा बोला जाता है इवोल्यूशनरी बेसिस पे। ठीक है, तो यूकैरियोट्स हैव बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम, बट प्रोकैरियोट्स हैव ओनली 70s राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो, उसमें बेसिकली आपको जो डिवीजन होगा वो मिलेगा, जैसे बाइनरी फिजन पढ़ा होगा आपने, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन टेकिंग प्लेस इन अमीबा, बाइनरी फिजन एंड ऑल। ओके, तो इस बेसिस पे होगा। बट यूकैरियोटिक सेल में अपने पास माइटोसिस भी हो रहा है, मियोसिस भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो इन शॉर्ट अमीर लोग हैं यूकैरियोटिक सेल, एंड प्रोकैरियोटिक सेल गरीब लोग हैं। दे हैव नो ऑर्गेनली नथिंग। ले दे के बहुत कम कम सामान है उनके पास, जो आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या सामान है उनके पास। ओके, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में एक और बहुत ही ज्यादा अच्छा डिफरेंस होता है, वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो साइटोप्लाज्म है ना, उसके पास मूवमेंट की एबिलिटी नहीं होती। आपको पता होगा ये, या नहीं भी पता तो पता चल जाएगा कि यूकैरियोट्स का जो साइटोप्लाज्म है वो मूवमेंट शो करता है, या तो इस तरह से राउंड मूवमेंट शो करता है, या अंदर से बाहर या बाहर से अंदर मूवमेंट शो करता है, इस तरह से। ठीक है, या इस तरह से मूवमेंट शो करता है। इसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोल देते हैं, या साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स बोल देते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से हमको देखने को मिलती है यूकैरियोट्स में। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ये मूवमेंट हमको देखने को नहीं मिलता है। ये मूवमेंट हमको सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट चीज जो आती है कि प्रोकैरियोट्स में ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है सबसे बाहर, है ना? ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है, राइट? बट यूकैरियोट्स में ऐसा कुछ तो है नहीं। ठीक है, तो दीज वर फ्यू वेरी बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन दी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ओके, वही सेम चीज यहाँ भी आपको मिल जाएगी। एक बार मैं आपको सेल
दिखा देती हूँ प्रोकैरियोट का। ये देख सकते हैं आप, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है दैट इज द कैप्सूल और ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। उसके अंदर आता है आपका सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, कल ही पढ़ा हमने। उसके अंदर आएगा आपका सेल मेम्ब्रेन, जो कहीं कहीं इंक्लूजन शो करते हैं जैसे मीजोसोम्स, ठीक है, जो हमने कल पढ़े थे। सबसे अंदर आता है आपका साइटोप्लाज्म, जिसमें कोई भी मूवमेंट शो नहीं होती है। साइटोप्लाज्म में आपको बिखरे हुए दिखाई देते हैं छोटे छोटे डॉट्स, जिनको हम राइबोसोम बोल देते हैं, विच इज 70s। उसके अलावा साइटोप्लाज्म में जो आपको मिलेगा दैट इज द प्लाज्मिड, जो कि डिजीज रेजिस्टेंस शो कर रहा था या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो कर रहा था। उसके बाद में आपको देखने को मिलता है इसमें एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल दैट इज द क्रोमोसोम ऑफ इट, ठीक है। उसमें आपको डीएनए अंदर सब मिलेगा, ओके, टाइटली पैक्ड। बट इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए हम इसको बोल देंगे न्यूक्लियोइड। क्या बोल देंगे हम इसको? न्यूक्लियोइड, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिल रहा था, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन पे आप देखेंगे आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रही हैं। और अगर थोड़ा और जूम करें तो हमको समझ में आता है दैट दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर अराइजिंग फ्रॉम द मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से अराइज होके बाहर की तरफ जा रही है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम फिम्ब्रे या पाइलस बोल देते हैं। और ये फिम्ब्रे और पाइलस जो है रिप्रोडक्शन मोड्स में भी हेल्प करवाते हैं और इसकी मूवमेंट में भी हेल्प करवाते हैं, या इस बैक्टीरिया को कहीं अटैच होना है उसके लिए भी हेल्प करवाते हैं। इसके अलावा फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस प्रोकैरियोटिक सेल दे हैव अ फ्लैजिला। फ्लैजिला आप देख सकते हैं, ये टेल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्लैजिला इज अराइजिंग फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन और उसके बाद में बाहर की तरफ जा रहा है एंड इट इज अ टेल लाइक स्ट्रक्चर। पूरी की पूरी जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके मूवमेंट में हेल्प करवाता है फ्लैजिला। इसके अलावा एक और चीज आपको इसके अंदर मिलेगी इनसाइड दिस साइटोप्लाज्म, दैट इज इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। ये येलो कलर की छोटी छोटी डॉट्स तो आपको दिख रही हैं, दीज आर इंक्लूजन बॉडीज। इनका काम जैसे हमारे में वैक्यूल्स का काम होता है, वैसे इनमें इंक्लूजन बॉडीज का काम होता है। सो स्टोरेज वगैरह ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड ऑल, उन सब का काम होता है इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल का था। यूकैरियोटिक सेल मैं आपको दिखा देती हूँ। देख सकते हैं आप यूकैरियोटिक सेल, बिकॉज देर इज नो सेल वॉल तो ऑब्वियस है कि ये कोई ना कोई एनिमल सेल में आपको दिखा रही है, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। क्या क्या दिख रहा है इसमें आपको? सबसे आउटर मोस्ट एक कवर दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट कवर, विच इज व्हाट, विच इज दी सेल मेम्ब्रेन, राइट। उसके अंदर ब्लू कलर का लिक्विडी विस्कस फ्लूइड आपको दिख रहा है, दैट विल बी दी साइटोप्लाज्म फॉर श्योर। अंदर आपको बहुत सारे ऑर्गेनेलीज दिख रहे हैं, कुछ ही दिखाए हुए हैं इसमें, ठीक है। जैसे आपको दिखेगा इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आपको न्यूक्लियस के बिल्कुल साइड में चिपका हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको मिलेगा गोल्जी एपरेटस, जो एंडोप्लाज्मिक के पास में ही दिख रहा है। उसके अलावा आपको दिखेंगे बहुत सारे लाइजोसोम्स, ठीक है। लाइजोसोम्स छोटे बड़े बहुत सारे साइज के लाइजोसोम्स आपको दिखेंगे। इसके अलावा आपको दिखेंगे कुछ राइबोसोम्स, ठीक है। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया दिखेंगे, क्लोरोप्लास्ट नहीं दिख रहे क्योंकि ये एनिमल सेल है, प्लांट सेल नहीं है। एंड आपको दिखेगा ऑलमोस्ट सेंटर में पिंक कलर का, ये जो आपको दिख रहा है इस डायग्राम में, दैट इज द न्यूक्लियस, जिसके पास अच्छी खासी दो मेम्ब्रेन्स हैं। दिस इज द यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो मेन जो डिफरेंस, डायग्रामेटिक डिफरेंस था, वो आपको समझ में आ गया। ये 70s राइबोसोम की मेकिंग दिखाई हुई है कि किस तरह से 70s राइबोसोम बन रहा है। 70s राइबोसोम में मैंने आपको बोला था दो सब यूनिट है, एक छोटू सब यूनिट और एक बड़ा सब यूनिट, ठीक है। छोटा सब यूनिट क्या था? 30s। बड़ा सब यूनिट क्या था? 50s। और दोनों मिलके क्या बना रहे थे? 70s। ऐसे ही जो 80s राइबोसोम है उसका भी ऐसे ही मेकिंग आपको समझना है। कैसा है उसका मेकिंग? कि अगर दिस इज द 80s कंप्लीट राइबोसोम, ठीक है, 80s राइबोसोम है, तो इसका स्मॉलर सब यूनिट जो होगा दैट विल बी 40s एंड लार्जर सब यूनिट विल बी 60s। कहाँ मिलता है 80s राइबोसोम? यूकैरियोट्स में मिलता है। यूकैरियोट्स में भी कहाँ मिलेगा? जो राइबोसोम बाहर प्रेजेंट है, ईआर से जुड़े हुए हैं या साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है वहां। जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में है उनमें आपको 70s ही मिलेगा, ठीक है। सो दीज वर बेसिक डिफरेंसेस। जब आप यूकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं तो उसमें फिर बारी आ जाती है प्लांट सेल और एनिमल सेल की, और उनमें डिफरेंसेस की। तो यू हैव टू नो द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो एक एक करके हम डिफरेंसेस पढ़ते हैं। पहले प्लांट सेल पढ़े, ठीक है।
ऑलमोस्ट सब चीजें सेम होती हैं एक्सेप्ट फ्यू डिफरेंसेस, और वो डिफरेंसेस बहुत ही ज्यादा प्रोनाउंस्ड होते हैं, इसलिए आपको याद रखने पड़ते हैं। तो ऑफ कोर्स एक कवरिंग होगा, एक बाउंड्री होगा, दैट बाउंड्री विल इन केस ऑफ प्लांट सेल विल बी नोन एज सेल वॉल। ठीक है, उस सेल वॉल के अंदर आपको मिलेगा एक सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल वॉल के अंदर ये जो आपको डार्क ग्रीन कलर का दिख रहा है दैट विल बी दी सेल मेम्ब्रेन, अंदर वाली साइड पे। ठीक है, यहाँ मुझे ये आपको बाहर सेल वॉल दिख रहा है लाइट ग्रीन से कलर का, और एक आपको दिख रहा है अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। क्लियर। अब एक और चीज आपको दिख रही है, पूरी सेल वॉल पे आपको दिख रहा है ये छोटे छोटे छेद। व्हाट आर दिस छोटे छोटे छेद? और आप देख सकते हो अगर ध्यान से कि ये जो प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ पे लेबलिंग किया हुआ है, ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है, छोटी छोटी राउंड सी खिड़कियां सी जो है, ये अंदर भी खुल रही हैं। मतलब प्लांट सेल के अंदर का सामान बाहर आ सकता है इसमें से, और बाहर का सामान अंदर जा सकता है। मतलब ये एक तरह की लिंकेज बॉन्डिंग शो कर रही है, राइट। तो अब ये तो मैंने एक प्लांट सेल बनाया हुआ है, ऐसा जरूरी थोड़ा ना एक ही प्लांट सेल होगा, इसके साइड में बाकी प्लांट सेल भी तो होंगे, राइट। बाकी प्लांट सेल भी तो होंगे इसके साइड में। ठीक है, अब उन प्लांट सेल के बीच में कम्युनिकेशन बना रहे, उसके लिए होती है प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस। ओके, और वही प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस आपको यहाँ पे दिख रही हैं। ये तो बाहर की बात होगी। अब अंदर की बात क्या है? अंदर की बात ये है कि दे ऑल्सो हैव अ विस्कस थिंग इनसाइड नोन एज साइटोप्लाज्म। इनके पास भी अपना साइटोप्लाज्म है, और उस साइटोप्लाज्म में आपको मिलेंगे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो दे ऑल्सो हैव अ साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर आपको बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज दिखेंगे। कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज है इनके पास? सी देख लेते हैं। इनके पास है न्यूक्लियस, होना ही चाहिए। न्यूक्लियस के पास है अंदर एक डार्कली स्टेन्ड रीजन नोन एज न्यूक्लियोलस, जो एक्चुअल में आपका आरआरएनए बनाता है, राइबोसोमल आरएनए बहुत बनाता है ये न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस है आपके पास, अंदर उसके है एक डार्कली स्टेन्ड रीजन, डार्क रीजन नोन एज न्यूक्लियोलस। बाहर आपको दिख सकता है न्यूक्लियस के कि मेम्ब्रेन है, एंड दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन एक्चुअली, इस तरह से। और इस मेम्ब्रेन के बीच में कुछ पोर्स है, ऐसे खाली स्पेसेस है। ठीक है, दीज पोर्स आर नोन एज न्यूक्लियर पोर्स। इनका काम क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में क्या काम होता है इनका। ठीक है, ये न्यूक्लियस की बात होगी। बाकी न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में आप देख सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख सकते हो, उसके पास में आप देख सकते हो गोल्जी बॉडी घूम रहा है इधर उधर। ठीक है, गोल्जी बॉडी के आसपास आपको लाइसोसोम मिल जाएंगे बहुत सारे। लाइसोसोम के साथ साथ ये प्लांट सेल है क्योंकि, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट तो होगा ही। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट आपको दिख रहा है। क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा ही, एटीपी तो चाहिए ही आपको, एटीपी फैक्ट्री चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी आ जाएगा। क्योंकि प्लांट सेल जो होते हैं उनके पास वैक्यूल बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो एक इसमें आपको देख रहे हो कितना बड़ा वैक्यूल ये दिख रहा है आपको। ठीक है, स्टोरेज टाइप वैक्यूल है ये। ओके, इसके अलावा बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स भी दिखेंगे, बट एक बहुत बड़े साइज का वैक्यूल भी होगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपको इसमें दिखेंगे कुछ साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स आपको दिख जाएंगे। सॉरी, जैसे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको दिख रहे हैं, माइक्रोफिलामेंट्स आपको दिख रहे हैं ये। ठीक है, तो ये और पेरोक्सिसोम ऑफ कोर्स स्टोरेज बॉडीज। ठीक है, तो ये सारे जो मेन मेन ऑर्गेनेलीज हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि ये एक प्लांट सेल में आपको मिलता है। अब ये तो प्लांट सेल की बात होगी। एनिमल सेल में आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा? सबसे पहली बात, एनिमल सेल में आपको कोई भी बाहर सेल वॉल नहीं मिलेगी। डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन मिलेगा आपको सबसे आउटर। ओके, सो आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल विल बी सेल मेम्ब्रेन। अंदर उसके ऑब्वियसली विस्कस फ्लूइड नोन एज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के पास बहुत सारे इसमें ऑर्गेनेलीज होंगे। कौन कौन से ऑर्गेनेलीज होंगे? बाकी तो सेम ही रहेंगे, इनके पास भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डार्क डार्क रीजन न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस के बाहर दो लेयर है, न्यूक्लियर पोर्स है, सब सेम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड। ठीक है, जो चीज आपको इसमें कम दिख रही है दैट इज कि वैक्यूल है इनके पास, नो डाउट। बहुत बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं इनके पास, लार्ज वैक्यूल्स इनके पास नहीं होते, कभी भी नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और एक्स्ट्रा चीज इसमें दिख रही है जो प्लांट सेल में नहीं दिख रही थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। सेल साइकिल जब आप पढ़ेंगे उसमें भी ये पॉइंट दोबारा आएगा, दैट एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल्स। ये दिख रहे हो आप, चमकती हुई किरणें इस तरह से परपेंडिकुलर। ओके, सो दीज चमकती हुई किरणें आर सेंट्रियोल्स।
ओके। सेंट्रियोल्स जो हैं वो बेसिकली आपके साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके। तो सेंट्रियोल्स आपको एनिमल सेल में दिखेंगे बड़ी आराम से। ओके। इसके अलावा आपको इसमें माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं। ईआर देखा था तो ईआर के साइड में आपको गोल्जी एपरेटस भी दिखेगी, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, सब कुछ दिखेगा इसमें आपको, बस क्लोरोप्लास्ट नहीं है, सेल वॉल नहीं है, और साथ में वैक्यूल्स बहुत छोटे छोटे साइज के हैं, ये आपको दिखेंगे इसमें। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट दी एनिमल सेल। इतना आपको समझ में आना चाहिए अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। नाउ सर्च फॉर द अदर। नेक्स्ट आपके आता है, अभी तक आपने सब समझ लिया कि डिस्कवरी कहाँ से हुई थी, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब बारी क्या आती है, सब पढ़ तो लिया आपने, मेन बेसिक्स तो पढ़ लिए, अब उसी को बस डिटेल में पढ़ना है थोड़ा सा। ठीक है, आपने पढ़ा था कि एवरी सेल इज हैविंग अ बाउंड्री नोन एज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बहुत डायनामिक होती है और बहुत ही ज्यादा अच्छी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसकी, जो समझ में आने चाहिए आपको। ठीक है, तो उसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड हाउ थिंग्स आर ट्रांसपोर्टेड इन एंड आउट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उससे पहले एक जरा थोड़ा बेसिक आपको मैं क्लियर कर देती हूँ। कंप्लीट जो सेल है उसके पास तीन ही चीजें होंगी, एक कोई ना कोई बाउंड्री होगी, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, यही चीज होती है, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। कोई ना कोई बाउंड्री, अगर प्लांट है तो सेल वॉल होगा विच इज नॉन लिविंग, अगर एनिमल है तो सेल मेम्ब्रेन होगा आउटर मोस्ट बाउंड्री, अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो आउटर मोस्ट बाउंड्री ग्लाइकोकैलिक्स होगा। साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, हाइलोप्लाज्म एंड ट्रोफोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म क्या होता है, आप सारे ऑर्गेनेलिज को माइनस कर दो, मतलब जो भी साइटोप्लाज्म है उसमें जितने भी ऑर्गेनेलिज थे उनको माइनस कर दो, जो बचा हुआ स्पेस है दैट इज हाइलोप्लाज्म। ठीक है, दैट इज हाइलोप्लाज्म। एंड नेक्स्ट पार्ट आता है साइटोप्लाज्म का, दैट इज ट्रोफोप्लाज्म। उसमें दो चीज आएगी, वो जो बचा हुआ था उसको ऐड कर दो, बस सेल ऑर्गेनेलिज को ऐड कर दो, और बाकी नॉन लिविंग चीजें जैसे ये जितने भी वैक्यूल्स होते हैं छोटे मोटे, ठीक है, ये सारे इसके अंडर इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें ऐड कर दो तो ट्रोफोप्लाज्म। ओके। नेक्स्ट आता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको जो समझना है, सबसे पहले तो ये समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेक्टिवली परमिएबल एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, बहुत सारे मॉडल्स दिए गए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, उनमें से कुछ ही रिकॉग्नाइज हुए और एक्सेप्ट उसमें से एक ही हुआ। ठीक है, तो वो एक हमने थोड़ा जोर लगा के पढ़ना है, बाकी सबके बारे में बेसिक्स पढ़ने हैं हम। ठीक। दो तरह की परमेबिलिटी हो सकती है मेम्ब्रेन की, या तो वो सिलेक्टिवली परमिएबल होगी मेम्ब्रेन, और या तो वो सेमी परमिएबल होगी मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे जो दिखाया गया है आपको आप देख सकते हैं, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप देख सकते हैं बीच में छोटे छोटे खिड़कियां टाइप हैं, दीज आर दी पैसेजेस। अगर तो जो भी चीज पास होनी है फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर वो इस पोर साइज के जितनी है या उससे छोटी है तभी पास होगी। ऐसी ट्रांसपोर्ट को हम लोग बोल देते हैं सेमी परमिएबल ट्रांसपोर्ट, एंड ऐसी मेम्ब्रेन को हम बोल देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ रहे हो क्या बोल देते हैं इसको हम? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। की जो पोर साइज है, जो भी पोर साइज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है, अगर तो जो जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट होना है वो इस पोर साइज जितना या उससे छोटा है तो ही वो ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। अगर इससे बड़ा है तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। ऐसी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं सेमी परमिएबल ट्रांसपोर्ट, और ऐसी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट परमिएबिलिटी आती है सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिव मतलब हम चूज कर रहे हैं। चूज क्या कर रहे हैं, मान लो ये कोई मेम्ब्रेन है और उसके अंदर ये पोर्स है, ठीक है, ये पोर्स है। ओके, अब यहाँ पे आपके पास मान लो सेल के अंदर से बाहर आपको कुछ ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, और सेल के अंदर एक ये है विच इज वेरी स्मॉल देन दिस पोर, और एक है विच इज नॉट इक्वल टू दिस पोर।
मतलब इसको भेजने के लिए हमको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो दो चीजें आपके पास, अगर आप सिलेक्ट सेमी परमिएबल के हिसाब से भेजते तो इसको आप ट्रांसपोर्ट कर देते, बट आपको जो चीज ट्रांसपोर्ट करनी है इस वक्त वो ये है, आपको इसको ट्रांसपोर्ट ही नहीं करना है। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग स्मॉलर साइज देन दैट ऑफ पोर, ये चीज ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांसपोर्ट होगी जो हमने सिलेक्ट की है ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। सो इसी को हम जैसे तैसे, चाहे हम इसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन बिठाएं, कैरियर प्रोटीन लगाएं, पर इनको हम ट्रांसपोर्ट कर ही देंगे। Okay, this type of transport is known as selectively permeable transport, and this type of membrane is known as selectively permeable membrane. Clear है? इस बेसिस पे बहुत सारे मॉडल्स दिए गए थे। फॉर एग्जाम्पल, पहले दिया गया सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल दिया गया था बाय डैनियली एंड डेवसन इन 1935। इसको ट्रायलैमिलर मॉडल भी बोलते हैं। काफी कुछ बता दिया था इन्होंने अपने मॉडल में, पर हमको याद रखना है ड्रॉबैक, बिकॉज हाईली एक्सेप्टेड वाला तो फ्लूइड मोज़ेक है, उसको तो हमको डिटेल में पढ़ना ही है, ठीक है। सब कुछ बता दिया था इन्होंने, पर कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो ड्रॉबैक्स हमको याद रखने हैं। ड्रॉबैक्स क्या थे? इन्होंने ना प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की जो रेशो है, अब वो सेल के हिसाब से वेरिएबल हो सकती है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि हर एक सेल में जो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की रेशो है वो सेम रहेगा, तो वो तो सेम नहीं रह सकता, तो वो इन्होंने नहीं बताया। दूसरी चीज जो इन्होंने नहीं बताई वो ये नहीं बताई कि वाटर जो है, जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है, वो इस मेम्ब्रेन के अंदर कैसे आएंगे, वो नहीं बता पाए, ठीक है। दूसरी चीज ये नहीं बता पाई कि मेम्ब्रेन जो है वो मूवेबल है, मूव कर सकती है, वो नहीं बता पाएगी। अब ये ड्रॉबैक्स जो है, इनको समझने के लिए आपको पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझना पड़ेगा कि किन किन चीजों से बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक बेसिक सा मैं आपको स्ट्रक्चर पहले बता देती हूँ। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बताया गया कि दैट इज लाइक अ सैंडविच, ऊपर दो ब्रेड और बीच में जैम, ऐसे मान लो, ठीक है। जो दो ब्रेड है ऊपर, ये 1 और 2, ये दो ब्रेड आर प्रोटीन्स, ओके। और बीच में जो जैम है ना वो बाय लेयर के फॉर्म में है। बाय लेयर किसकी है? 1, ये दिस इज द फर्स्ट लेयर, और ये दूसरी सेकेंड लेयर, ठीक है। इनकी टेल्स निकल रही है पीछे, इट्स लाइक अ डॉल, ओके। तो क्या बताया गया? दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड अ बायलिपिड लेयर, लिपिड की दो लेयर्स, ठीक है। ये फैटी एसिड लिपिड की दो लेयर जो है वो बनाती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो लिपिड है दैट इज द फॉस्फोलिपिड, उसके दो पार्ट्स है, एक है हेड और एक है नीचे वाला टेल, करेक्ट। एक है हेड और एक है टेल। जो उसका टेल रीजन है, आप देख सकते हैं किस तरह से एकदम उसको हमने सिक्योर करके रखा हुआ है। टेल रीजन पूरी तरह से सिक्योर है, और अगर मैं आपको बना के दिखाऊं पूरा, तो इस तरह से बनेगा कुछ। ये मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये उसकी लिपिड बाइलेयर है, और ये बाहर प्रोटीन्स है, ओके। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल का अंदर का पार्ट है, एंड दिस इज आउटसाइड दिस सेल, मान लो, ठीक है। अब आप देखो जो टेल रीजन है वो कितना सिक्योर, अंदर बिल्कुल सुरक्षित, पानी से दूर। सो दिस टेल रीजन इज हाइड्रोफोबिक रीजन, ठीक है। पानी पसंद नहीं है इसको बिल्कुल भी, क्योंकि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, उसमें भी वाटर है, सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उसमें भी वाटर है। तो पानी से कोसों दूर है टेल, टेल ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। आउटसाइड आप क्या देख सकते हैं? आउटसाइड आ रहे हैं बहुत ही ज्यादा डेयरिंग लोग। डेयरिंग लोग कौन से हैं लिपिड मेम्ब्रेन के? ये हेड, इनके हेड बहुत डेयरिंग है। हेड तो फेस कर रहे हैं दोनों साइड वाटर को, राइट। दोनों साइड वाटर को फेस कर रहा है इसका हेड, तो हेड तो बहुत डेयरिंग है, हेड को पानी बहुत पसंद है। सो हेड रीजन ऑफ दिस phospholipid is known as hydrophilic, or tail region of this phospholipid, because it is not facing water anywhere, so it is known as, or it is having a characteristic property of being hydrophobic, ठीक है। इसके अलावा बाहर आपको बहुत सारे प्रोटीन्स मिल जाएंगे। जो प्रोटीन्स आपको बाहर मिल रहे हैं वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो आपको बीच में कहीं पे मिल रहे हैं वो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, ठीक है। ये बनाती है हमारी पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
अब ये जो पहला मॉडल आया सैंडविच मॉडल, ये क्या नहीं बता पाया, इन्होंने हमको ये नहीं बताया, अब सेल्स तो अलग अलग होते हैं, लिवर के सेल्स अलग है और ब्लड के सेल्स अलग है, दोनों को अलग मात्रा में प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स चाहिए, पर इन्होंने तो समझाया ही नहीं कि वो वेरिएबल भी हो सकता है प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड के लिए, और उनका रेशो वो वेरिएबल भी हो सकता है, ये तो बताया नहीं उन्होंने। दूसरी बात उन्होंने नहीं बताई कि हमने देखा कि ये कंप्लीट फॉस्फोलिपिड बायलेयर है, राइट? मतलब ये जो टेल पोर्शन है इसको पानी बिल्कुल पसंद नहीं है, राइट? अब मान लो कोई वाटर सॉल्युबल चीज है, उसको अगर हमको सेल के बाहर से अंदर भेजना है तो हम क्या करेंगे? क्योंकि सेल के बीच में जो ये टेल वाली लेयर है वो तो हाइड्रोफोबिक है, उसको तो पानी बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो वाटर सॉल्युबल चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट होंगी, ये नहीं बता पाया ये मॉडल बिल्कुल भी। इन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये मूवमेंट शो करती है, बिल्कुल करती है, पर ये तो समझा ही नहीं पाए इसको। ठीक है, तो इस वजह से ये मॉडल रिजेक्ट हो गया था, दैट वाज सैंडविच मॉडल वाज रिजेक्टेड। सेकंड आता है आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल मतलब इन्होंने हमें बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज लाइक अ यूनिट, एक ही यूनिट है वो। सब कुछ बता दिया इन्होंने अच्छे अच्छे तरीके से, बट ये भी कुछ चीजें नहीं बता पाए। तो हमको क्या ध्यान में देना है, हमको ध्यान में देना है इनके ड्रॉबैक्स को। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो इन्होंने बताई थी वो मैं बता देती हूँ। इन्होंने बताया कि जो प्रोटीन्स ऊपर सैंडविच मॉडल में भी बताए गए थे, तो इन्होंने हमको बताया कि वो जो प्रोटीन्स हैं वो फाइब्रस प्रोटीन्स है, इस तरह से फाइबर्स की फॉर्म में होते हैं प्रोटीन्स, और उसके नीचे आता है फिर फॉस्फोलिपिड की बायलेयर, इस तरह से। ठीक है, ऐसे बताया था इन्होंने। पर सैंडविच मॉडल ने तो बताया कि जो प्रोटीन्स थे वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स थे, और इन्होंने बता दिया प्रोटीन्स है वो फाइब्रस प्रोटीन्स है, थ्रेड लाइक बिल्कुल। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इनका डायग्राम लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने दिया था। पर क्या नहीं बता पाए अगेन, ये भी नहीं बता पाए कि जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है वो अंदर कैसे एंटर करवाए हम, ये नहीं बताया इन्होंने। दूसरी चीज, जो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की रेशो है वो वैरी करती है सेल टू सेल, ये भी नहीं बता पाएगी। और तीसरी चीज कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मूवमेंट शो करती है, ये भी नहीं बता पाएगी। ठीक है, उसका जो फॉस्फोलिपिड है वो मूवमेंट शो करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, कौन कौन सी मूवमेंट है वो देखेंगे अब, पर वो तो नहीं बता पाए यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, तो दिस मॉडल वाज आल्सो रिजेक्टेड। ऑल्दो बहुत कुछ बता पाए ये, बट बहुत सी चीजें ये नहीं भी बता पाए। ठीक है। नेक्स्ट मॉडल आपका आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है, बहुत बढ़िया मॉडल है, सब कुछ बता दिया इन्होंने जो हमको चाहिए था। ऑल्दो जो ऊपर बहुत सारी चीजें उन्होंने बता दी वो भी कोई छोटी बात नहीं थी, बता तो दिया एटलीस्ट उन्होंने कि प्रोटीन है और उसके नीचे फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है, इतना तो हमको पता चल ही गया था। बस थोड़े बहुत और एक्सपेरिमेंट करने थे हमको, वो बची कुची कसर इन्होंने पूरा कर दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, सिंगर एंड निकोलसन इन 1973। इन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन is made up of proteins and phospholipid, ध्यान से सुनना because this model is very important. Okay, the proteins are globular, इन्होंने बता दिया, प्रूव कर दिया। प्रोटीन्स जो हैं अभी जैसे मैंने आपको बताया, अगर बाहर हैं तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, अगर क्रॉस कर रहे हैं या अंदर कहीं प्रेजेंट हैं तो एक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो दो तरह के प्रोटीन्स हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने बता दी हमको, वो क्या बताई थी कि दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन शोज टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, उसमें भी सिर्फ फॉस्फोलिपिड की जो लेयर है वो मूवमेंट शो करेगी। ठीक है, कौन सी मूवमेंट? ट्रांजिशन मूवमेंट एंड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ट्रांजिशन मूवमेंट क्या होता है कि सेम ही लेयर में मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर मान लो ये फॉस्फोलिपिड है दो, ठीक है, तो ये इधर चला गया और ये इधर आ गया, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज ट्रांजिशन मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या है कि दो लेयर्स के बीच में मूवमेंट हो रहा है, फॉस्फोलिपिड की जो दो लेयर्स है उनके बीच में मूवमेंट हो रहा है, कि यहाँ ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, इस तरह से, दिस इज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो ये दो तरह की मूवमेंट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो करता है, और ये बहुत अच्छी बात की इन्होंने बताई हमको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने सिंगर एंड निकोलसन के थ्रू हमको ये पता चला। फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है आपको पता है, जिसका एक हेड है और एक टेल पोर्शन है। हेड पोर्शन इज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक इज वाटर लविंग, टेल पोर्शन इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक इज वाटर हेटिंग, नहीं पसंद उसको पानी बिल्कुल भी। ठीक है,
तो इस तरह से होती है ये बाइलेयर फॉस्फोलिपिड की, और उसके बाहर होते हैं प्रोटीन्स या अंदर भी हो सकते हैं। तो ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत बढ़िया मॉडल हमको दे दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने बाय द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इन 1973। ठीक है, ये आपको यहाँ दिखाया हुआ है, देख सकते हो आप इसमें बहुत आसानी से। यू हैव इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन, यू हैव एक्सटर्नल, एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन, कुछ भी बोल दो। ठीक है, और यू हैव फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, देख सकते हो आप, दिस दिस इज वन लेयर एंड दिस इज सेकेंड लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हो कि कई जगहों पे ये हरे रंग की चेन्स दिख रही हैं आपको। व्हाट आर दीज, ये क्या है? ये क्या है कि जो आपका फॉस्फोलिपिड है उसके ऊपर जुड़ा हुआ है कोई ना कोई और लिपिड, दिस इज फॉर्मिंग अ ग्लाइकोलिपिड। ओके, फॉस्फोलिपिड के ऊपर कोई ना कोई और चेन प्रेजेंट है, दैट इज द ग्लाइकोलिपिड। या बीच में आप देख सकते हो फॉस्फोलिपिड के कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं एक्स्ट्रा, बट ये तो एक्स्ट्राज में आ जाता है सब आपका। मेन आपको ये मॉडल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है और चीजें जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने बताई वो भी हम समझ लेते हैं, क्या क्या बताया था उन्होंने। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमको पता चला कि अगर हमको कोई चीज बाहर से अंदर लेके आनी है तो हम ना एक चैनल के थ्रू भी ला सकते हैं उसको, जैसे एक पाइपलाइन टाइप बना के उसके थ्रू भी ला सकते हैं। ये मान लो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है और ये बीच में आपको एक प्रोटीन दिख रहा है। ठीक है, इंटेग्रल प्रोटीन। ओके, तो हमको अगर बाहर से अंदर या अंदर से बाहर कोई चीज ट्रांसफर करनी है तो हम बाय द हेल्प ऑफ सम चैनल भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और जो प्रोटीन ये चैनल बना रहे हैं उन प्रोटीन्स को हम लोग बोल देते हैं चैनल प्रोटीन। क्या बोल देते हैं? टनल प्रोटीन और चैनल प्रोटीन। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ही हमको बताया। ठीक है, इन्होंने हमको ये भी समझा दिया कि ये जो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की मात्रा है, जो रेशो है, दैट इज वेरिएबल अकॉर्डिंग टू दी सेल। अच्छे से बता दिया उन्होंने। उन्होंने हमको ये भी बता दिया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मूवमेंट शो कर रही है, डायनेमिक है, ये भी बता दिया। उन्होंने हमको ये भी बता दिया कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट एक्ट्स लाइक अ क्वासी फ्लूइड। ठीक है, क्वासी फ्लूइड लाइक एक्ट करती है ये। ठीक, और बहुत सारे ऊपर से अगर आप देखें मान लीजिए तो बहुत सारा जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है उसके बीच में आपको कुछ प्रोटीन्स जो दिख रहे हैं वो ऐसा लगता है कि कोई सी है उसके ऊपर आइसबर्ग तैर रहे हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने समझाया था अपने मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। जैसे मैंने आपको बताया कि रेशो ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड वेरीज ऑफ कोर्स। तो कैसे वेरी करती है? फॉर एग्जाम्पल आप मान लो जैसे नॉर्मल जो एवरेज हम मान के चलते हैं कि प्रोटीन 40% होनी चाहिए अराउंड, फॉस्फोलिपिड 58 टू 59, कुछ बुक्स में 60 भी लिखा हुआ है, 60% के आसपास होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स 1 to 2% उसके आसपास होने चाहिए। बट आरबीसीज में क्या होता है, अभी यहाँ हम क्या देख रहे हैं, फॉस्फोलिपिड का मात्रा ज्यादा है, प्रोटीन का मात्रा उससे कम है। बट आरबीसीज में क्या होता है कि प्रोटीन्स का रेशो जो होता है वो ज्यादा होता है और लिपिड्स का रेशो जो वो कम होता है। तो अकॉर्डिंग टू दी सेल जैसा उसका नीड है, जो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का रेशो है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, तो दैट इज अकॉर्डिंग टू दी सेल। फिर आपने कुछ ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पे जुड़े हुए देखे थे। ग्लाइकोप्रोटीन आर व्हाट? दीज आर लाइक प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो देख सकते हैं आप यहाँ ये ग्लाइकोप्रोटीन देख सकते हैं आप, दीज आर प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स अटैच्ड। ठीक है, ये जो आप, ये तो प्रोटीन है ब्लू कलर का आप देख रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन के साथ कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट अटैच है, दैट इज नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, ये सब चीज हमको किसने बता दिया? हमको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने बता दिया। नेक्स्ट आपका आता है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसे होगा? इस तरह से, वैसे तो पूरा चैप्टर है, पूरा एक टॉपिक है इसके ऊपर, बट एक बेसिक आपको मैं पहले बता देती हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगर हमको कोई चीज लेके जानी है बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, तो उसके बहुत सारे मैकेनिज्म है। या तो एक्टिवली या पैसिवली ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब इसमें एनर्जी लग रहा है, एटीपी लग रहा है। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब कुछ एटीपी नहीं लग रहा, फ्री में हो रहा है। ठीक, पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपके आते हैं डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दोनों।
और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपके आते हैं डिफरेंट कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जिनके साथ मॉलिक्यूल्स को अंदर लाते हैं या अंदर से बाहर लेके जाते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ एटीपी। ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम लोग करेंगे अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ और डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैं एक बार आपको क्विक रिव्यू दे देती हूँ क्या है उस टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज अबाउट डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब हम डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस और एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप की हाइपर, हाइपो एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वगैरह हैं, ये बहुत बेसिक्स ही हैं, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे अबाउट सेल वॉल, प्लांट में सेल वॉल कैसा है, फंजाई में सेल वॉल कैसा है, और बैक्टीरिया में सेल वॉल कैसा था वो तो हमने पढ़ ही लिया था, ठीक है। प्लांट में जो सेल वॉल है उसमें प्राइमरी सेल वॉल कहाँ है, सेकेंडरी कहाँ है, कॉम्पोजिशन क्या है, ये पढ़ेंगे हम। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अबाउट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज हैं। और लास्ट पार्ट जो आपका ये चैप्टर का है दैट इज अबाउट साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन आपका सेल साइकिल स्टार्ट हो पाएगा, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।